So, hey guys, hello, welcome to you all in this channel. And today, after a lot of days, I have come today for something special. And बहुत दिनों से मेरा जो माइंड है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा था रिगार्डिंग प्रिपरेशन एज वेल एज टू मैनेज द थिंग्स एट द सिमिलर टाइम। तो मैं लाइव आना इसलिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि सारी चीज़ों को, और मुझे थोड़ा-सा लाइव आके ना एक स्टैग्नेंट हो गया था मेरा माइंड। कुछ न्यू आइडियाज़ सोच ही नहीं पा रहा था। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें बहुत पॉज़िटिव भी हुई थी। पॉज़िटिवली ये चीज़ें हुई कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ पा रहा था, चीज़ों को मेमोराइज़ बहुत अच्छे से कर पा रहा था, क्योंकि एक बैठने का फ्लो एकदम कंटीन्यूअस हो गया था। लेकिन कुछ नया सोच पाना, तुम्हें फ़ील नहीं हो रहा था यू आर अ ह्यूमन बीइंग और समथिंग लाइक दैट। तो थोड़ा-सा ये चीज़ें तो हो ही गई थी। प्लस हुआ ऐसा कुछ कि थोड़े दिन के लिए मैंने सोचा कि इससे थोड़ा-सा ऑफ लेता हूँ, एंड उसके बाद अगेन फिर से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा-सा एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे। देन टुडे इज़ 21st ऑफ September 2024, almost 245 days remaining for the UPSC prelims examination, and today I will talk about something like hard truth about UPSC. तो यूपीएससी के कुछ ऐसे सच हैं, काले सच बोल सकते हो, जो कोई बात नहीं करना चाहता मार्केट में, और जो है, क्योंकि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पता चला है और समझ में भी आता है कि हाँ, ये सब है। तो एक-एक करके हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो थॉट आता है सभी के दिमाग में, व्हाई यूपीएससी? जस्ट आस्क योरसेल्फ। एंड अगर जब ये तुम पूछ रहे हो ना खुद अपने आप से, तो इसको लिखो। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि आप लिखते नहीं हैं ना। जब हम लोग जब लिखते नहीं हैं, एक माइंड में अपनी सोच लेते हैं, तो हम थोड़े टाइम बाद जाके ना उस चीज़ को भूल जाते हैं कि हमारा पर्पस क्या था। कुछ भी पर्पस हो सकता है, जैसे कि और वीडियोज़ में भी काफ़ी टीचर्स ने बात करी है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो विकास दिव्यकीर्ति हैं, जो ऑब्वियसली मेंटरशिप बहुत अच्छी करते हैं और बच्चों को बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो वो जैसे कि बात करते हैं, हर किसी के लिए अपना अलग-अलग पर्पस हो सकता है, और इट कैन बी एनीथिंग, नेम, फेम, किसी से कुछ बदला निकालना होता है, लोगों को सोचते हैं, और समाज में एक प्रेस्टीज चाहिए होती है जो कि, तो इस एग्ज़ाम के थ्रू जो मिडल क्लास बंदा है, वो सारी चीज़ें एक साथ पा सकता है, इसलिए वो इस एग्ज़ाम की तरफ बढ़ता है, दैट इज़ फॉर श्योर। तो ये चीज़ें होती हैं। तो हर इंसान के लिए कुछ-कुछ अलग-अलग चीज़ें हो सकती है, नेम हो सकता है, किसी के लिए फेम हो सकता है, किसी के लिए वेल्थ हो सकती है, किसी के लिए कुछ और पर्पज़ हो सकता है, किसी के लिए स्टेबिलिटी हो सकती है। तो सबके अपने-अपने फंडे हैं, लेकिन जो मेन मोटिवेशन है वही होता है। किसी के लिए अगर कहना चाहें कि देश को कुछ होते हैं, जैसे कुछ, एक मेरा एक दोस्त था, वो आर्मी में सेलेक्ट नहीं हो पाया था फॉर सम रीज़न, तो वो चाहता है कि यूपीएससी प्रिपरेशन करके आईपीएस के द्वारा, या फिर बेसिकली उसका पर्पज़ तो आईपीएस में ही है, पुलिस सर्विसेज़ में है, जिससे वो देश की सेवा सेवा कर पाए। तो हर किसी के अपने-अपने पर्पज़ हो सकते हैं, तो हो गया यूपीएससी। अब ये तो है कि क्यों करना है, अगर जब आपको ये क्लियर है, उसके बाद होता है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स। सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ पे ये है। सी देखिए, एलिजिबिलिटी इज़ डिफरेंट थिंग एंड रिक्वायरमेंट्स इज़ डिफरेंट थिंग। एलिजिबिलिटी में क्या होता है, इंसान को एलिजिबल क्या है कि आप 21 ईयर से अबव के हैं, एंड अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, तो आप ये एग्ज़ाम बहुत आसानी से मतलब दे सकते हो, एंड यू कैन क्वालिफाई। अब रिक्वायरमेंट्स क्या हैं इस एग्ज़ाम के लिए? बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। जो चीज़ें एक स्टूडेंट को आम तौर पर, अगर वो इस एग्ज़ाम की जर्नी में घुस रहा है, तो उसको बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए ये चीज़ें। द फर्स्ट थिंग इज़ सो मच इम्पोर्टेंट कि भाई आपको कट ऑफ, सबसे पहली चीज़ और सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको समाज से, हो सकता है अपने फैमिली मेंबर से, और कभी-कभार एक लिमिटेड या फिर प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा, और लिमिटेड टाइम देना पड़ेगा इवन अपने पेरेंट्स को भी।
कुछ लोग होते हैं, कुछ लड़कियाँ होती हैं जो अपनी मम्मी से चपड़-चपड़, चपड़-चपड़, कुछ लड़के भी होते हैं, बातें करते रहते हैं, दिन में बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं। तो बात वहाँ पे बात करने की नहीं होती है, जहाँ पे ज़रूरी है आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, जहाँ पे ज़रूरी है आप करिए, बिल्कुल करिए। लेकिन जहाँ पे आपको लगता है कि अवॉइड किया जा सकता है या फिर आप किसी और की बातों को ज़्यादा उन लोगों की बातों का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर, तो आप वो वाली बातें कर लेते हो, तो उससे क्या होता है, आपकी प्रिपरेशन में कहीं न कहीं रुकावट आने की पूरी संभावना रहेगी। तो कट ऑफ फ्रॉम सोशल मीडिया इज़ ऑल्सो नेसेसरी क्योंकि सोशल मीडिया पे इतने सारे डिस्ट्रैक्शन हैं, माइनर डिस्ट्रैक्शन है, आपको इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन भी हो सकता है क्योंकि जो सोशल मीडिया ड्रिवन है वो है क्या? बेसिकली इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन के बेसिस पे ही ड्रिवन है, कि आपको कोई चीज़ देख ली, आपको लगा कि हाँ, कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन आ गई, मैं कुछ सीख के आऊँ, उस 15 सेकंड की रील्स के दौरान या फिर 1 मिनट के शॉर्ट्स के दौरान। तो आप वो देखते हो और क्या-क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रही हैं। लोग अपना सोशल मीडिया पे बेस्ट दिखाते हैं। अगर आज मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं भी यहाँ पे नहा धोकर तैयार होके अपने अपने आप को सेट करके पूरा बैठूँगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अपना बेस्ट टू बेस्ट रूप दिखाने की हर कोई इंसान कोशिश करेगा ही करेगा, ये दिस इज़ फॉर श्योर। तो हम अगर किसी इंसान का बेस्ट देख रहे हैं, तो हमारे दिमाग में होता है कि नॉर्मली इंसान ऐसा रहता है एंड बाकी के टाइम हो सकता है ये थोड़ा होता होगा, अलग कुछ करता होगा। तो हमें लगता है नॉर्मली इंसान अगर पूरे टाइम ऐसा रहता है तो इसकी लाइफ कितनी अच्छी है और हम क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। कभी-कभार हम डिस्टर्ब होते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काफ़ी दिनों से मैं डेली रील डालना चालू कर रहा था, 75 हार्ड चैलेंज मैंने लिया था। हालाँकि 15 डेज़ मैंने अपने कंप्लीट कर लिए हैं एंड हुआ यूँ कि बहुत ज़्यादा मैं डिस्टर्ब हो गया था और मेरे दिमाग में एक जो थॉट था वो रील को लेके थोड़ा ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ कि क्यों ग्रोथ नहीं हो रही है। जबकि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द प्रिपरेशन और स्टार्टिंग ऑफ द रील जो ये मैंने हार्ड चैलेंज लिया था 75 हार्ड, उसमें ये सोचा था कि अगर मैं ग्रोथ कर पा रहा हूँ, मतलब इस चीज़ को मैं एक साइड बाय साइड रखूँगा, दिस इज़ फॉर जस्ट फॉर द हॉबी कि थोड़ा टाइम इस पे इन्वेस्ट कर दिया और लॉन्ग टर्म में देखूँगा कि हो सकता है ग्रो करता है, इट विल ग्रो और नॉट, लेट गिव इट अ ट्राई। तो मैंने ये सब किया। लेकिन मैं फिर कुछ ना कुछ जब आप कहीं चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हो, कुछ इन्वेस्टेड रहते हो, तो आपको एक्सपेक्टेशन हो जाती है दिस इज़ फॉर श्योर और वही मुझे भी होने लगी थी कि क्यों नहीं हो रहा ग्रोथ, क्या नहीं हो रही। तो फिर मैं उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना थोड़ा ज़्यादा चालू किया। ऐसा नहीं है मैं रिकॉर्ड नहीं करता, रिकॉर्ड करना इज़ डिफरेंट थिंग, रिकॉर्ड आप कर सकते हो कि ठीक है, एक हैबिट बन जाती है। फिर उसको एडिट करना एंड समथिंग, तो उसमें भी टाइम जाता है और लोगों को क्या पसंद आ रहा है, कुछ रील चल गई है, उस पे ज़्यादा लाइक्स आ गए हैं तो क्या है। तो दिस इज़ ऑल। तो ये जो माइनर डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ना, ये आजकल सोशल मीडिया के एरा में बहुत ज़्यादा मतलब वैसे हुए हैं कि आपको पूरा मॉडिफ़ाई कर देते हैं आपके ब्रेन को और डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत आसान रहते हैं। तो इन चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी है और मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होता है इन सब चीज़ों से बचना। तो आपको कुछ चीज़ों में इनको इनसे दूर रहना पड़ेगा, दिस इज़ फॉर श्योर। तो कट ऑफ फ्रॉम सोशल मीडिया, कट ऑफ फ्रॉम फैमिली बैकग्राउंड। प्रायोरिटी दो जब आपको लग रहा है कि नीडेड रिक्वायरमेंट है तो उन चीज़ों को। दिस इज़ द फ फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू, कट ऑफ फ्रॉम ऑल सोशल मीडिया और ये इनका इसका टाइम पीरियड कितना रहेगा? अराउंड एट लीस्ट अगर आप बहुत सीरियस हो, डेडिकेशन है आपके अंदर, तो 1 से 2 इयर्स का तो रहेगा रहेगा। ये तपस्या है। इसमें आप ये मानो बीच में आपका थोड़ा हो सकता है दिमाग भी खराब हो, कुछ चीज़ें ऐसी लगने लगे कि नहीं यार मेरे से नहीं हो पा रहा। मतलब ये इतना सब करना ज़रूरी है, उसके साथ भी कह सकते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये चाहिए, चाहिए। दिस इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट। सेकंड थिंग, ये तो ऐसी चीज़ें हैं। सेकंड थिंग है हमारा फिज़िकल वेल-बीइंग। मेंटल वेल-बीइंग ऑल्सो अगर हम इसी में जोड़ना चाहें, लेकिन उससे ज़्यादा फिज़िकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जब हम तैयार होते हैं तो मेंटली तैयार तो हो ही जाते हैं, जब हमने इस एग्ज़ाम के बारे में सोच लिया तो मेंटली हम समव्हाट प्रिपेयर हो गए हैं और थोड़ा-थोड़ा हम प्रिपरेशन के दौरान होते चले जाएँगे और ज़्यादा प्रिपरेशन हमारी होती चली जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि सेकंड को मेंटल से ऊपर मैं अपने आप इस चीज़ को फिज़िकल को ज़्यादा ऊपर रखना चाहूँगा। अब क्या है फिज़िकल वेलनेस इज़ सो नेसेसरी दैट कि हम बहुत टाइम बैठे रहते हैं। इस एग्ज़ाम में सेटिंग रिक्वायरमेंट अराउंड 10 से 12 घंटा आप एट लीस्ट पर डे आप बैठोगे। इंसान जॉब जो कॉर्पोरेट जॉब करते हैं, हालाँकि मैंने भी किया है। तो जॉब में इंसान जब बैठता है 10 से 12 घंटे तो उसमें ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है, अपने आप को 2 दिन जब उसे छुट्टी मिलती है तो वो बहुत एन्जॉय करता है। तो इसमें तो नो हॉलिडेज़ गिवन, ये सिर्फ़ आप अपने लिए कर रहे हो, तो सैटरडे संडे तो आप भूल ही जाओ।
लेकिन हाँ, बीच में अपना का टाइम तो एन्जॉय करने के लिए वो ज़रूरी हो जाता है। लेकिन फिज़िकल से बेटर मतलब फिज़िकल एक्सरसाइज़ेज़ आपको करनी चाहिए। उस दौरान इन चीज़ों को इंक्लूड करना पड़ेगा और प्रायोरिटी भी देनी पड़ेगी। तो सेकंड प्रायोरिटी ये होगी, अपनी वर्कआउट करो, वॉक करो ज़्यादा से ज़्यादा। वॉक करने से क्या होता है, वॉक करो, मेडिटेशन हम इसको थर्ड में रखेंगे मेंटल को। फिज़िकल में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? जैसे आप फिज़िकली एक्सरसाइज़ करते हो, तो चीज़ें ऐसी आती हैं कभी-कभार दिमाग में कि भाई अपना जो स्ट्रेस हार्मोन होता है वो जो जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है पढ़ते-पढ़ते या कभी कोई बात से आप परेशान हो, तो जो फ़ॉगीनेस है और ब्लरनेस जो माइंड में होती है, चीज़ों को लेके सोचने के लिए, वो ना क्लियर हो जाती है। और समव्हाट आप अपनी एक ही चीज़ को 10 बार बहुत टाइम तक रहते रहते हो तो उससे थोड़ा कट ऑफ भी करना पड़ता है जिससे आप उसको एक जैसे हम कभी-कभार करते क्या करते हैं, एक चीज़ में फुल्ली फ़ोकस हो जाते हैं तो उसको थोड़ा ना ब्रॉडर टर्म्स में भी सोचना होता है कि एग्ज़ाम इज़ नॉट ऑल द थिंग। हर चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा चीज़ है आपकी लाइफ़ में मैटर करता है लेकिन पूरी चीज़ नहीं है, लाइफ़ आपकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ें कब समझ में आती है जब आप फिज़िकली कनेक्टेड हो अपने मेंटल वेल-बीइंग को अपने फिज़िकल वेल-बीइंग से कनेक्टेड रखते हो। तो इसीलिए मैंने ये जो चैलेंज लिया था 75 हार्ड का लिया था जिससे मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट भी हुआ। मेरा वेट अराउंड मैंने 6 टू 7 केजीज़ रिड्यूस किया है 15 दिनों के अंदर इस वर्कआउट में। जिससे मैं डेली अगर मैं देखा जाए तो 1 से डेढ़ घंटे डेली करता था वर्कआउट, इतना तो हो जाता है। और जब आप फिज़िकल ये करते हो तो आपकी जो ईटिंग हैबिट्स होती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती हैं। तो हम फिज़िकल उस अगर उसको मेंटेन करना है तो हम ईटिंग हैबिट्स भी उसी में कर लेते हैं। तो ईटिंग हैबिट्स क्या होते हैं कि आप खुद ही अवॉइड करते हो कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी मैं ये खा रहा हूँ, तो चीज़ है अवॉइड करते हो, आप फास्ट फूड को अवॉइड करते हो। और अपनी एक कंट्रोल पावर आ जाती है आपकी बॉडी के ऊपर, अपने थॉट्स के ऊपर थोड़ी-सी कंट्रोल आने लगती है। मेंटल वेल-बीइंग, नाउ मेंटल वेल-बीइंग इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय फिज़िकल ऑल्सो क्योंकि जब आप फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होने लगते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है अपने अंदर से अपने आप ही कि यार मैं फिज़िकली थोड़ा अपने पे ध्यान दे रहा हूँ कि हाँ, मैं फिज़िकली तो हूँ, एक एरिया में तो मैं कर रहा हूँ। फिर मेंटली आप कभी-कभार जब आपका मोरल डाउन भी होता है पढ़ते-पढ़ते, तो आप उन चीज़ों को अपने आप को खुद सँभाल सकते हो क्योंकि कभी-कभार क्या होगा, आप इस प्रिपरेशन में अपनी मर्ज़ी से घुसे हो, सामने वाला तो चाहता नहीं है कि आप ये करो, वो तो ये कहेगा कि हाँ भाई नहीं हो पाएगा, कोई भी कुछ भी कहने आ जाएगा। तो आपको खुद को सँभालना बहुत ज़रूरी है, इस एग्ज़ाम के ड्यूरेशन के दौरान। तो अगर आप खुद को नहीं सँभालोगे, तो ये बहुत भारी पड़ने वाला है फ्यूचर में। तो खुद को सँभालने के लिए आपको मेंटल बहुत ज़्यादा टफ होना पड़ेगा और मेंटल वेलबीइंग को भी प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। कभी-कभार जब बहुत ज़्यादा आप ऑक्यूपाई हो तो अपने आप को एक रेस्ट देने की भी ज़रूरत है। लेकिन वो इसीलिए है थोड़ा-सा कट ऑफ करने की कि अपने आप को दोबारा से उछाल मार सको अगर आप कहीं रुक गए हो। समझ में आई चीज़ें कि हाँ, ये चीज़ें तो आएँगी। इसको आप अपने एक लाइफ़स्टाइल बना लो कि यार ये चीज़ तो होंगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप ऐसा सोचो इन सर्विसेज़ के दौरान जो कोई भी आपको सर्विसेज़ अलॉट होती है, अगर आप सिलेक्टेड होते हो तो फिज़िकली आपको टफ होना ही पड़ेगा ऑब्वियस सी बात है। ये चीज़ तो है अपने लाइफ़स्टाइल में इंक्लूड करनी पड़ेगी। मेंटल बहुत ज़्यादा रहोगे जब आपको पूरा डिस्ट्रिक्ट सँभालना होगा या फिर कुछ ना कुछ ऐसे काम दिए जाएँगे, जो कि बहुत क्योंकि आप पे बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे, अकाउंटेबल बनना पड़ेगा आपको। तो मेंटली आपको टफ बनना पड़ेगा और ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो कहते हैं ना कि इस एग्ज़ाम की आप आईएएस लवास में जाके नहीं बनते हो या आईपीएस लवास में जाके या फिर एस सरदार वल्लभ भाई में जाके नहीं बनते हो। आप पहले से ही आपकी इसकी प्रिपरेशन चालू हो जाती है। तो मेंटली अब मेंटल आपका टफ होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ पे थर्ड चीज़ जो इंक्लूड करना चाहूँगा, वो करूँगा मेंटल वेल-बीइंग को। तो मेंटली आपको टफ बनना पड़ेगा, ठीक है? जब ये सब हो जाती हैं, कभी-कभार लाइफ़ में आपको ऐसी सिचुएशन आएँगी कि नहीं देखिए मेंटली तो आपको स्ट्रॉन्ग हो जब तीनों चीज़ों में स्ट्रॉन्ग हुआ, कभी-कभार कुछ चीज़ें आपको तोड़ेंगी, तो जैसे कट ऑफ मतलब सोशल मीडिया से आपका कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, फिज़िकली आप बहुत ज़्यादा फिट हो, मेंटली फिट हो। कभी-कभार फाइनेंशियली चीज़ें आपको ज़रूर तोड़ेंगी। तो फाइनेंशियल बर्डन्स जो होते हैं फैमिली के ऊपर, खुद के ऊपर, तो फाइनेंशियली अपने आप को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फोर्थ इज़ फाइनेंशियल। फाइनेंशियली अपने आप को अगर आप मेंटेन नहीं करोगे तो ये मान लो दैट इज़ फॉर श्योर कि हो सकता है आप डिस्ट्रैक्ट मतलब कट ऑफ भी रहो लोगों से क्योंकि आप कट ऑफ हो जाते हो तो आप किसी से इतनी हेल्प भी नहीं माँग सकते हो। फैमिली भी कहती है कि क्या बकवास कर रहा है अपने अपने लाइफ़ में कुछ करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं। नो डाउट उनका भी ठीक होता है सोचना कि इतनी सारी चीज़ें हैं लाइफ़ में करने को और सब लोग इतनी ग्रोथ कर रहे हैं तेज़ी से इस इन दिस फास्ट मूविंग वर्ल्ड एरा। तो फिर यही है
कि फाइनेंशियली आपको अपने आप एक जो प्रोजेक्शन है दिमाग में सोच के चलना चाहिए। जस्ट अ सेकंड। सो अगर आप इन चीज़ों को सोच पाओगे तो बेटर है। तो 4th में मैं फाइनेंशियल को रखना चाहूँगा। नाउ द 5th वन इज़ अबाउट हमारे 4 मेन पॉइंट्स तो हो ही चुके हैं। 5th वन है कि हार्ड वर्क। मतलब आप इन सब चीज़ों से हैं तो आपको ना कंटिन्यूटी मेंटेन करनी बहुत ज़रूरी है, जिसमें पेशेंस मतलब ये माइंड का ही फैक्टर है, लेकिन पेशेंस यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। आपको समझना पड़ेगा कि चीज़ें क्या ज़रूरी हैं, क्या मेरे लिए वर्क करेंगी एट द सेम टाइम। लेकिन मैं जो टॉप प्रायोरिटी मानूँगा वो इन 4 चीज़ों की फाइनेंशियल इज़ मतलब फाइनेंशियल यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इतना भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग हैं घर पे रह के भी पढ़ाई कर सकते हैं, कुछ लोगों के पास जो फाइनेंशियल इतना बर्डन नहीं है, वो बाहर जाके कोचिंग ले सकते हैं, ऑनलाइन आजकल सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, वो कर सकते हैं। तो अगर आपके पास फाइनेंशियली आप ठीक हो, तो इस एग्ज़ाम में घुसने के लिए बहुत आसानी है, इस पूरी प्रोसेस में। लेकिन आप फाइनेंशियली अगर आप ठीक नहीं हो, तो ऑब्वियस सी बात है, आपने इतनी मेहनत कर रखी होती है 2 साल तक। मतलब आप अगर इस एग्ज़ाम में घुस चुके हो, आपने 2 से 3 साल लगा दिए हैं और मेहनत कर लिया, आप बहुत नियर बाय आ चुके हैं चीज़ों को समझना आपने, क्रैक करना चालू करनी है अपने दिमाग में और आपको चीज़ें रिज़ॉल्व हो चुकी हैं। कोई भी चीज़ में आप 2-3 साल अगर करोगे कंटिन्यूअसली तो आप वहाँ पे जम जाते हो। तो इसमें भी इसी एग्ज़ाम के प्रोसेस में भी आप थोड़े से जम जाते हो। अब अचानक से आपको फाइनेंशियली एकदम बर्डन आता है, क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली लोग अगर छोड़ते हैं इस एग्ज़ाम को, तो उनका सिर्फ़ एक ही रीज़न रहता है, फाइनेंशियल। सबसे बड़ा ये हो जाता है कि क्या कर क्या रहे हो लाइफ़ में? ये नहीं होता कि आप फेलियर हो या आपने कुछ नहीं किया मेहनत, कि इससे पैसा तो नहीं आ रहा है बेटा, तो फिर कुछ और करो जिससे पैसा आए। और ज़रूरी भी होता है, आखिर माँ-बाप कब तक उठाएँगे और आपकी एज भी होती चली जाती है। अगर सही बात तो ये आजकल लोग इतना लेट मैरिज करते हैं, सबके अपने-अपने एस्पेक्ट्स हैं सोचने के लाइफ़ के कि भैया मुझे क्या करना है लाइफ़ में, किस एज पे। लेकिन अगर आपको फाइनेंशियली आप ठीक हो ना, कोई एज-वेज कुछ मैटर नहीं करती, मेरा ये मानना है। हाँ, अगर आप फाइनेंशियली अच्छे नहीं हो, तो एज मैटर करेगी। तो 6th पे तो हम बाद में रखेंगे, 5th पे आते हैं, तो 5th था हार्ड वर्क। हार्ड वर्क में यहाँ पे पेशेंस भी आ जाएगा और हार्ड वर्क में स्मार्ट वर्क भी है। चीज़ें आपको देखने पड़ेंगी, एक्वायर करने पड़ेंगी, एनवायरनमेंट मतलब आस-पास से लोगों के, कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या यूनिक कर रहे हैं और आपके लिए क्या वर्क करेगा। आपकी क्या वीकनेसेस हैं, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं। आपको जब इसी में अगर टाइम लग जाएगा ना, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हार्ड वर्क के ड्यूरेशन में ही जब पेशेंस होगा ना आपको, सबसे पहले तो इसका जो कोर्स है वो इतना वास्ट है कि 1 साल तो एट लीस्ट आपको उसको समझने में, उसका कॉन्टेक्स्ट, उसका जो कन्क्लूज़न है, जहाँ पे भी आप कुछ पढ़ाई करिए कि क्या चीज़ है, उसका सार, निचोड़ चीज़ों का क्या है, वो चीज़ आपको समझ में आएँगी। 1 साल तो उसमें लग ही जाएगा, तो दैट इज़ फॉर श्योर। और अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है और आप एकदम गिव अप करना चाहते हो कि यार मेरे से तो हो ही नहीं रहा, तो ये एग्ज़ाम फिर आपके लिए नहीं है, दैट इज़ फॉर श्योर। बहुत सारी चीज़ें हैं, अपॉर्च्युनिटी आजकल लाइफ़ में इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं, कोई भी चीज़ें कर सकते हो आप, कोई नहीं रोकने वाला आपको। हाँ, और भी सेक्टर है फोड़ने के लिए, फोड़ सकते हो उनमें। लेकिन हाँ, पेशेंस और आपके खुद के पेशेंस के साथ-साथ जब सामने वाला आप पे बिलीव नहीं कर रहा है, जब फैमिली आप पे बिलीव नहीं कर रही है और कोई ना कोई ताने दिए जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, क्योंकि सोसाइटी का काम है। ऑब्वियस सी बात है, दैट इज़ फॉर गुड ऑल्सो। जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते लाइफ़ में, तो आप लाइफ़ में तो आपको एक बर्डन आता है, जो बर्डन आता है ना, वो आपके लिए आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, ये ज़रूरी है। तो लेकिन अब आपको ये कैसे लेना चाहिए, पॉज़िटिवली लोगे, नेगेटिवली लोगे, वो मैटर करता है। तो हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पेशेंस उसके साथ होना चाहिए। तो 5th इज़ दैट। तो हार्ड वर्क, पेशेंस और परसेवरेंस जो कि बोलते हैं लोग, तो मैं तो इसको सिमिलर ही मानता हूँ कि हार्ड वर्क होता ही तब है जब आप लगातार करने की वो रख सकते हो। 2 मिनट के लिए अगर आपने हार्ड वर्क किया तो वो दैट इज़ नॉट हार्ड वर्क। और स्मार्ट वर्क ये है कि आपको आपके लिए क्या ज़रूरी है, मतलब क्या चीज़ आपके लिए वर्क करेगी। अगर मान लो आप रोज़, मैं कहता हूँ कि आप रोज़ क्या कहते हैं, एक फ्लोर पे चढ़ते हो और उस फ्लोर पे चढ़ते-चढ़ते मतलब आपको रोज़ एक बोरी लेके जानी है फर्स्ट फ्लोर पे, रोज़ लेके जानी है, रोज़ लेके जानी है। आपके पास लिफ्ट है लेकिन आप उस चीज़ का यूज़ ही नहीं कर रहे हो, या फिर आपके पास रस्सी है, आप रस्सी से नहीं ले रहे हो, यूज़ नहीं कर रहे हो, तो आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो ना। हार्ड वर्क, ऐसे हार्ड वर्क की क्या ज़रूरत है? कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेन चीज़ तो है ना कि काम होना चाहिए। तो आपको वो जो टूल्स होते हैं ना, स्मार्ट वर्क क्या होता है, स्मार्ट वर्क जो होते हैं ना, वो टूल्स से ज़रूरी होते हैं, टूल्स। टूल्स इज़ नेसेसरी फॉर द स्मार्ट। क्या क्या-क्या टूल्स हैं सोसाइटी में, क्या-क्या अवेलेबल हैं आपकी टेक्नोलॉजी,
चैट जीपीटी हो गया एंड डिफरेंट टाइप के जो आजकल तो न्यूज़पेपर भी ऑनलाइन आ गए हैं, तो आपके पास कभी अवेलेबल नहीं है, आप कुछ ट्रैवल कर रहे हो, कुछ ना कुछ काम में लगे हो, तो वो चीज़ हो सकता है कुछ लोग जॉब के साथ कर रहे हैं, ये प्रिपरेशन। तो जॉब के साथ प्रिपरेशन करते-करते क्या होता है कि आपको टाइम नहीं मिला, तो आपको टाइम चुराना पड़ता है, तो कुछ टूल्स होते हैं आपके लिए। कुछ लोग क्या करते हैं ट्रेडिंग करते हैं साथ के साथ, जिससे वो अपने फाइनेंशियली फ्री रह सकें, तो वो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो उनके लिए टूल्स ज़रूरी होते हैं, तो आपको जितने टूल्स के बारे में अवेयर होगे, जितना जानोगे, तो वो स्मार्ट वर्क में हो जाता है। एंड हार्ड वर्क इज़ नथिंग बट पेशेंस विद परसिवरेंस। आई एम टेलिंग यू दिस राइट नाउ कि यही होता है। मेरे हिसाब से तो यही होता है। डेफिनिशन पे चले जाएँगे, हाँ, दीज़ आर 2 डिफरेंट टर्म्स एक्चुअली, बट पेशेंस प्लस परसिवरेंस इज़ हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क इज़ कि आप उस चीज़ को टेक्नोलॉजी और टूल से जोड़ के कैसे जो हार्ड वर्क है उसको कैसे ईज़ी कर सकते हो और कैसे है ना जैसे इकोनॉमिक्स में 3 फैक्टर होते हैं, ट्रिपल ई फैक्टर, इफेक्टिव, एफिशिएंट और इकोनॉमिक। तो यहाँ पे यही वाला बात है, हाउ एफिशिएंट यू आर एंड हाउ इफेक्टिवनेस यू हैव कि आप उसको कितना लाइकली टू अचीव कर पाते हो उस गोल को, कितने कम टाइम में, कितना लीस्ट कॉस्ट इफेक्टिव। तो यही सब चीज़ें हैं। तो कितने हो गए? टोटल 5 पॉइंट्स हो चुके हैं अब तक। तो दीज़ आर मेन पॉइंट्स और इसके बाद अगर कोई चीज़ बचती है इक्का-दुक्का तो वो इतनी थोड़ी बहुत तो हर किसी की लाइफ में होती हैं। अब जैसे गर्ल्स के बारे में बात कर लें, लड़कियों के बारे में, तो उनके लिए एज सबसे ज़्यादा फैक्टर होता है क्योंकि देखिए फाइनेंशियली अगर वो फ्री हैं तो बात एक अलग हो जाती है, वरना फैमिली में ज़्यादातर एक मिडल क्लास एज ये प्रिपरेशन करता है। मिडल क्लास जो होते हैं बच्चे, वो इस प्रिपरेशन में आते हैं। तो अगर आपने पहले कुछ छोड़ रखा है अपनी लाइफ में, तो क्या होता है दैट इज़ फॉर श्योर कि लड़कियों को सपोर्ट मिल जाता है, बहुत आसानी से मिल जाता है। दे देते हैं पेरेंट्स उनको सपोर्ट करना चालू कर देते हैं। लेकिन अगर आपने पहले कुछ नहीं फोड़ा है, तो लड़कियों को क्या लड़कों तक को नहीं करते हैं, तो लड़कियों की तो क्या ही बात कर सकते हैं हम फैमिली में और उनकी एज एक बार 24-25 से अबव हो जाती है, तो माँ-बाप के लिए एक थोड़ा बर्डन तो हो ही जाता है कि यार अगर व्हाट इफ नॉट हैपन नहीं होता है तो क्या होगा? इससे बढ़िया अभी कितनी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं मतलब उन्हें भी लगता है कि हर कोई चाहता है कि पेरेंट्स का एक इंटेंशन यही होता है कि उनके बच्चे जल्दी से जल्दी सेटल हो जाएँ, अच्छी सी जगह कर हम सेटल कर पाएँ जब तक वो जीवित हैं। तो वो यही सब लोग यही चाहते हैं और वो अपनी जगह ठीक हैं। जब वो उतना वो नहीं देखते कि हाँ, कुछ नहीं हो पा रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो सेटल डाउन करना चाहते हैं बच्चों को, तो इसलिए वो फ़ोर्स करते हैं, जो कि ठीक भी है। तो ये चीज़ लेकिन हमको सोचनी पड़ेगी। अगर आप खुद इन चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो बहुत कठिन हो जाएगा। आगे जाके वो आप पे फ़ोर्स करेंगे। हो सकता है कुछ जो बंदे या बंदियाँ इन चीज़ों को समझ लेते हैं, उनके लिए काफ़ी स्ट्रगलिंग फैक्टर रहता है, लेकिन कर जाते हैं लोग और बाद में जाके कोई इंसान कुछ भी याद नहीं रखता पुरानी चीज़ों को लेके। तो ऐज फैक्टर हो सकता है और हर किसी बंदे के लिए कुछ ना कुछ छोटा-मोटा फैक्टर रहता ही है। क्योंकि देखो, अभी मैंने जितने भी एस्पेक्ट्स कवर करे हैं, चाहे कट ऑफ फ्रॉम सोशल मीडिया हो गया, फिज़िकल वेल-बीइंग हो गया, मेंटल वेल-बीइंग हो गया, फाइनेंशियल को अपना क्या कहते हैं मेंटेन करना। तो ये सब में सारी चीज़ें कवर होती हैं। जैसे कि फिज़िकल की अगर मैं बात कर लूँ, तो फिज़िकल में क्या है अगर आप कुछ ना कुछ बीमारियाँ होने लगती हैं इंसान को बीच में, तो क्या होता है इतनी लॉन्ग प्रिपरेशन आपने करी है, आपको बीच में भी छोड़नी पड़ती है। मेंटल वेल-बीइंग, मेंटली आप क्या हो डिस्टर्ब्ड हो, कुछ लोग रिलेशनशिप में आते हैं एंड किसी के घर पे रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे हैं, कुछ ना कुछ फैक्टर हो रहा है, किसी की किसी से लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ये अपने ना एक खुद का एक कहते हैं ना एक सोशल फैक्टर आपको एक अपना खुद का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है, स्पेस क्रिएट करना पड़ता है, खुद बनाना पड़ता है, जिसमें आप अपने लिए फिज़िबल बनाते हो इन सब चीज़ों को। तो अगर आप हेल्थी नहीं रहोगे तो बहुत सारी बीमारियाँ होंगी, तो आपको बीच में छोड़ना पड़ेगा। जैसे मैं अपने जेईई की एग्ज़ाम की बताता हूँ, एक एग्ज़ाम्पल देके बता रहा हूँ, हो सकता है आप लोग रिलेट कर पाओ। मैंने जेईई के दौरान नो डाउट आई केम फ्रॉम अ सो कॉल्ड लोअर मिडल बैकग्राउंड एंड इतना पढ़ाकू टाइप का नहीं था, जितना पढ़ लेता था अच्छे खासे ठीक मतलब मीडियोकर रहा हूँ हमेशा से। लेकिन जब मैं कोटा जा रहा था, तो हुआ ये मेरे साथ कि मैं सोच समझ के गया था और मैं मतलब फिज़िकली बहुत ज़्यादा एक्टिव था कि हाँ, वर्कआउट वगैरह करना, गेम्स में पार्टिसिपेट करना, इन सब में रहता था। जैसे ही मैं कोटा गया आई थिंक फर्स्ट ईयर में मैंने बहुत मेहनत करी थी
और बहुत अच्छे से मेहनत करने के बाद मैं काफ़ी एक अच्छे बैच में पहुँच चुका था। देन सडनली समथिंग हैपेंड कि मेरे पैर जो एक था उसमें थोड़ा-सा कट लग गया होगा, मैंने इग्नोर करा होगा और पूरे दिन बैठने के कारण क्या था, खाते थे और बैठते थे तो मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया था एंड जो मेरा पैर था वो बहुत ज़्यादा सोल हो गया, मतलब इतना फूल गया था, सूज गया था कि मैं जब डॉक्टर के पास गया, मुझे लगा कुछ हो गया है आई थिंक इसमें और वो सीधा भी नहीं हो पाता था, स्लैंट लाइक ऐसा टेढ़ा रहता था। डॉक्टर को दिखाने गया एंड डॉक्टर ने बोला कि इसमें तो शायद सेप्टिक फैल गया है एंड हमें आपका ये पैर मेबी रिमूव करना पड़ेगा। मतलब मुझे पहली बार लाइफ में इतना ब्लैंक आउट फील हो गया कि मतलब मेरी आँखों के पास से मतलब जो आप कहते हैं ना कि कभी आपने सोचा नहीं होता है, वो चीज़ मेरे साथ हो गई थी कि ये सब मैंने जैसे ज़्यादातर मूवीज़ में देखा हो या फिर किसी और के लिए सोचा होता है, लेकिन कभी अपने लिए कभी नहीं सोचा था। एंड जब वो डॉक्टर बोल रहा था तो मतलब मेरे आँखों के सामने एकदम ब्लैक-ब्लैक हो गया था और मतलब फुल फ़ोकस मेरे डॉक्टर पे था और सब कुछ ना कानों में नम पड़ गया, मतलब सुन्न पड़ गया मेरा दिमाग। मैं उठा, मेरी आँखों से तब कोई इमोशन नहीं थे, बस आँखों से आँसू चालू हो गए एंड मैं उनके केबिन से बाहर आया और मैंने पापा को कॉल किया और मैं ये समझ चुका था कि हाँ, कि दे आर गोइंग टू चॉप ऑफ माय लेग एट दैट टाइम। फिर मैंने ये चीज़ पापा को रोते-रोते बताई एंड पापा सडनली अपना सब कुछ काम-वाम छोड़ के आ गए मेरे लिए। खोटा फिर मैंने दिखाया तो मेरा जो नस का पूरा ब्लॉकेज था, तो उन्होंने बोला कि आपको फ्यूचर में जाके ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है और ब्लॉकेज था तो मेरे समव्हाट ये बहुत लॉन्ग स्टोरी हो जाएगी, इसको अभी यहीं पे अगर रखते हैं, मतलब जल्दी से बताता हूँ। मेरे इंजेक्शन वगैरह लगे और खून पतला करने के लगे और एम्स में बहुत ज़्यादा इधर-उधर भागा-फिरी हुई, तो जिससे ना मेरा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो गया, टाइम बहुत ज़्यादा इतना वेस्ट हुआ है टाइम जिसकी कोई हद नहीं है। ये होने के बाद सेकंड ईयर और मैंने इस चीज़ से सीखा नहीं, मेन बात थी मैं इस चीज़ से सीख लेता तो मैं अपने लाइफ में थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट लेके आता, लेकिन मैंने इस चीज़ से सीखा नहीं एंड सेकंड ईयर में फिर कुछ नई बीमारी हो गई थी। उसके चक्कर में स्लिप डिस्क हो गया था, जिन लोगों को जानना हो थोड़ा-सा पता होगा कुछ लोगों को। तो स्लिप डिस्क के कारण मैं अपना 1 इंच भी नहीं हिल पाता था, बिना टेक के बैठ नहीं पाता था, अपना बैग नहीं उठा पाता था, कुछ भारी चीज़ नहीं लिफ्ट कर सकता था। काफ़ी टाइम तक रही मुझे 4 से 5 साल मुझे कॉलेज में भी इवन इन द कॉलेज आल्सो मुझे ये चीज़ रही। समव्हाट समहाउ मैंने जेईई क्लियर कर लिया। आईआईटी जेईई भी मेरा क्लियर हुआ था बट आई गॉट एडमिशन इन टियर 2 कॉलेज एनआईटीज़ ऑफ कोर्स। तो एनआईटी में हो गया, आईआईटी में जाने का सपना सपना ही रह गया। मैंने सोचा था एक प्रोजेक्शन था कि हाँ, आईआईटी में उतनी रैंक तो आ जाएगी मेरी, बट उतनी नहीं थी जिसमें जनरल कैटेगरी एक गुड ब्रांच ऑफ गुड कॉलेज मिल पाए, तो वो आइडिया वहीं फेड हो गया। फिर कॉलेज में क्या होता है, कॉलेज में आपको बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं, अलग-अलग कॉलेज में डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्च्युनिटीज़, तो वो मिस आउट कर दिया। अब जो भी था, वो जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं इतना मानता हूँ। लेकिन कॉलेज में जाके मैंने बहुत ज़्यादा अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया, तब जाके ये सब चीज़ें इनसे निजात पाया। तो मुझे 3 से 4 साल लग गए उस बीमारी से दूर होने में, वरना ऑपरेशन ही इसका इलाज था और हो सकता है अगर आज मेरा एक लेग नहीं होता तो मतलब मैं अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं करना चाहता इससे आगे कि कैसी होती। मैं सोचना भी नहीं चाहता उस बारे में। तो वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो इसलिए फ़िज़िकल को इसलिए मैंने सबसे सेकंड पे रखा है, क्योंकि ज़रूरी है। अब कट ऑफ को फर्स्ट पे इसलिए रखा है कि यार थोड़ा कट ऑफ होना पड़ेगा, ये तो रिक्वायरमेंट है। तो दीज़ आर 5 मेन थिंग्स और 5 मेन रिक्वायरमेंट्स व्हिच यू हैव। और हो सकता है किसी और की अलग-अलग रिक्वायरमेंट्स नहीं हो, तो जिन-जिन लोगों की अलग-अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कमेंट डाउन करो कि क्या-क्या हैं और क्या हो सकती हैं, क्या सोचते हो आप? मुझे लगता है मैंने मोस्टली मोस्टली कवर कर लिया है इनके बीच में सारी रिक्वायरमेंट्स एंड दीज़ आर द हार्ड ट्रुथ्स अबाउट यूपीएससी कि भैया अगर आपको इस प्रिपरेशन में आना है, फॉर श्योर मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ों में आपको करनी पड़ेंगी, हार्ड वर्क के लिए आप तैयार रहिए एंड हो सकता है किसी-किसी लोगों के लिए बहुत लॉन्ग जर्नी हो जाती है, कोई-कोई बहुत शॉर्ट टाइम में कर लेता है। सो डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, दैट इज़ फॉर श्योर। क्योंकि आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है। हो सकता है आपकी स्किल्स कुछ अलग हों। जैसे आई गिव यू एन एग्ज़ाम्पल ऑफ एक मेरा कॉलेज मेट था, मतलब सेम बैच के थे हम। उनकी इस साल 352 रैंक आई है। यू कैन सर्च ऑन दैट तो समवेयर।
सो ऑन गूगल एक्चुअली। तो हुआ क्या था, मैं उनसे मिलने गया पर्सनली, तो मैंने ये पाया कि उनकी प्रिपरेशन में क्या ऐसा डिफरेंट था कि उन्हें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इतने आसानी से क्लियर कर लिया। तो उनकी स्कूलिंग बहुत अच्छी हुई थी, तो इस वजह से उनकी जो राइटिंग स्किल्स थी वो बहुत अच्छी थी। मतलब जैसे कुछ पढ़ा तो वो बहुत ईज़िली लिख सकते थे ऐसे यूँ चुटकियों में। तो उनके लिए एग्ज़ाम बहुत आसान हो गया क्योंकि मेन चीज़ तो इस एग्ज़ाम में यही है कि आपने अगर उस कोई भी चीज़ का कोर समझ लिया और उसको अपनी भाषा में लिख सकते हो। एक वेल मेंटेन्ड भाषा है, यानी ग्रामेटिकली करेक्ट है, और उसको समझ है नए-नए शब्दों की, अच्छे से कमांड है, देन ठीक है, मेंस हो गया आपका। इंटरव्यू में अगर आप एक मीडिया का मार्क्स भी लेके आते हो 140 से 150, जो आपकी पर्सनैलिटी है उस हिसाब से, क्योंकि पर्सनैलिटी डिफ़ॉर्म हो ही जाती है, बहुत हद तक हो जाती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा। अगर एक मीडियोकर इंसान है तो कर लेगा अपनी पर्सनैलिटी डिफ़ॉर्म, क्योंकि एक इतनी लंबी प्रिपरेशन होती है तो वो सोच के तो चलता ही है। और प्रीलिम्स इज़ अबाउट द कट ऑफ, मेरिट जो बनती है वो तो मेंस पे ही बनेगी, तो मेंस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म हो गया था उनका। इस वज़ह से शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत कम तैयारी करके, बहुत सारे सब्जेक्ट में उन्होंने कुछ-कुछ पार्ट छोड़ा भी था, लाइक वर्ल्ड हिस्ट्री एंड जिस पे इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन इतना मैटर नहीं करा था। समव्हाट उन्होंने पेपर कंप्लीट करके आए थे सारे, और उनकी अच्छी कमांड थी, क्वेश्चंस को लिखने की, चीज़ों को अच्छे से समझदारी थी। ही क्लियर्ड इन हिज़ फर्स्ट अटेम्प्ट, तो ऐसा होता है। सो इस एग्ज़ाम के लिए इतनी बातें तो खैर ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, जो कि मैंने आप लोगों से शेयर भी की है। एंड ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं लाइफ़ में, इन चीज़ों को समझना। अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझोगे, तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी-सी टफ़ हो जाएँगी, आगे जाके फ्यूचर में। हाँ, अगर आप इन चीज़ों को समझते हो, तो ये एग्ज़ाम फिर बस टाइम का ही है, एक टाइम आपका निकलेगा, लेकिन आपको बहुत सारे आउटपुट दे के जाएगा, आपको एक नेक्स्ट लेवल लाइफ़ में रख देगा। आप बहुत एक्सपोज़र बहुत मिलने वाला है आगे जाके, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलने वाली हैं। आप ज़ीरो से हीरो बन जाते हो सोसाइटी की नज़र में। इतनी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं, इतनी सारी, मतलब बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन उससे पहले आप कुछ भी नहीं होते, यू आर नथिंग, एंड आफ्टर द रिज़ल्ट केम आउट, यू आर एवरीथिंग, यू बिकेम एवरीथिंग। तो ये ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो दिस एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट दिस। मैं बस इतना ही शेयर करना चाहूँगा, और आपको जिन लोगों को भी कुछ जानना है, जो यंग लोग हैं, बाकी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, वो तो काफ़ी कुछ जान ही चुके होंगे इस एग्ज़ाम के बारे में। हो सकता है वो लोग मेरे से थोड़ा डिनाई करें, अगर डिनाई करते हैं तो प्लीज़ यू कैन आल्सो कमेंट डाउन कि क्या चीज़ है जो मैंने कवर नहीं करी है, क्या आप मेरी बात से डिनाई करते हो? हो सकता है मुझे भी कुछ सीखने को मिले। एंड जो लोगों के और कुछ भी डाउट्स वगैरह हैं, आई कैन एड्रेस देम आउट, जब भी मैं पढ़ूँगा, हाल एड्रेस करूँगा चीज़ों को। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, और आप अभी तक यहाँ मेंटेन किया है अपने आप को, मेरी बातें सुनी और थोड़ी भी रिलेटेबल लग रही हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर इट। जो भी पढ़ रहे हैं बच्चे, प्रिपरेशन है, चाहे वो सीजीएल की हो, चाहे सिविल सर्विसेज़ की हो, चाहे स्टेट सिविल सर्विसेज़ की तैयारी कर रहे हों, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको समझना। तो I can summarize also what are the requirements for this examination. First, you have to think why the UPSC, because of the name, fame, wealth, and stability, or it can be the nation well-being, मतलब nation के लिए serve करना चाहते हो. Second, what are the requirements? The first is cut off from social media and from family, and prioritize the number of hours you are going to give them. And second is physical well-being. Third is mental well-being. फोर्थ इज़ फाइनेंशियल बर्डन, उसको भी मेंटल मेंटेन करो। फिफ्थ इज़ हार्ड वर्क इज़ पेशेंस विद perseverance, that is hard work, and hard work includes smart work, because it gonna take 1 to 2 years for the preparation. So hard work is necessary, and smart work is कि what are the मतलब how you can achieve the thing in a good way, like कुछ क्यूरियस बनाओ, अपने आप को इन्वॉल्व रखो अदर एक्टिविटीज़ में, लाइक कि मुझे ये नहीं आता तो उसको क्या हो सकता है, इस पे क्या नई पॉलिसीज़ हो सकती हैं, उसमें मतलब क्यूरियस बनाओ इन चीज़ों को, एक एडवेंचरस बनाओ पढ़ाई को, लाइक दैट। तो स्मार्ट वर्क हो गया। और
ये सब चीज़ों को मिला के जो एक हमारा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा ना, वो आपको एक मतलब बूस्ट करेगा। और हो सकता है जब आप इतने टफ हो जाओगे तो सामने वाला भी सोचेगा नहीं यार कुछ तो बात है, कर तो सकता है। टाइम लगेगा लेकिन हाँ, कर लेगा बंदा। तो ये चीज़ ना आपको होनी चाहिए, तभी लोग आपको सपोर्ट करेंगे। आप भी खुद अपने आप को तभी सपोर्ट करोगे। अब मान लो आप ही खुद डिस्ट्रैक्टेड हो, आपको पता ही नहीं है लाइफ में क्या करना है आगे जाके, तो थोड़ा-सा आपको भी लगने लगेगा थोड़े टाइम बाद कि यार मैं क्या कर रहा हूँ? ना रुपए कमा रहा हूँ, ना कुछ कर रहा हूँ। कुछ लोग जॉब छोड़ के आते हैं, कुछ लोग ऐसे ही घुस जाते हैं एग्ज़ाम में बिना किसी मेंटल प्रिपरेशन के। तो सबसे पहले तो मेंटल प्रिपरेशन है, इसलिए ज़रूरी हो जाती है। मतलब ये चीज़ें समझना ज़रूरी होती है मेंटल स्टार्टिंग कि क्या-क्या चीज़ें चाहिए। और ये चीज़ें ना आप लोगों को एक पेपर पे लिखनी चाहिए जिससे कि ना क्लैरिटी आती है थॉट्स में। और अभी सडनली 1-2 दिन से जब मैं वर्कआउट कर रहा था तो मुझे एक थॉट आया था बहुत इम्पोर्टेंट था वो कि मैथ्स मैथ्स क्यों ज़रूरी है? लाइक कभी-कभार क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए आपको एक अंदाज़ा है कुछ चीज़ों का कि मैं इतने टाइम में इतना कुछ कंप्लीट कर ठीक है, गुड। आपको अपने कैलिबर पे पता है कि इतना कुछ कर सकते हो। बट आप जब उसको स्पेसिफ़ाई कर देते हो ना और राइट डाउन कर देते हो, मैथमेटिकली लिख देते हो कि इतना समय है गिवन, इतने समय में ही करना है तुमको। तो क्या होता है जैसे डेडलाइन्स जब क्रिएट हो जाती है ना या फिर एक एक्यूरेट जो आपको मैथ्स क्या होता करता है ना एक्यूरेसी लेके आता है, जिससे आपके जो आने वाले थॉट्स और उन पे जो फेथ है, वो आपको डेवलप होता है। जैसे सपोज़ करो आपको कोई 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस में आपको 2 आपने कट ऑफ कर दिए एंड 2 पे आपको डाउट है। लेकिन एक पे आपको 70% एक पे 30% है, सपोज़ करो। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, लेते हैं यहाँ से। तो 70 और 30% जब होता है ना कि ऐसी एग्ज़ाम के दौरान ये होता है कि 70 टू 30% 30% है मैं क्लियर कर लूँगा, 70% है मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगा। सपोज़ ऐसे करके या फिर क्वेश्चन की एग्ज़ाम्पल लेते हैं, इससे आप एग्ज़ाम को रिलेट करना। तो हुआ होता क्या है कि जब आपको लगता है 30% है, तो जब तक आप उसको मेंशन नहीं करते हो ना कि मुझे इस पे 30% है, इस पे 70% है और बिना मेंशन करे लिख देते हो, मतलब आप टिक लगा देते हो। अगर वो गलत चला जाता है सपोज़ करो, क्या होगा? आपको लगता है नहीं यार, मैंने क्या कहते हैं 30% इस पे सोचा था, वो 70% था, वो सही था। ये कैसे आप अपनी मतलब बिलीफ पे ऐसा करके सोचते हो? तो आप अभी कुछ सोच नहीं रहे हो, दिमाग में सोच रहे हो कि मुझे इस पे ज़्यादा भरोसा है। आपने लिखा नहीं कहीं। अगर मान लो उल्टा हो जाता है, जो आप जिस पे आपको 70% बिलीव था कि सही है, आप उस पे टिक मारते हो और वो गलत निकलता है। तब आपको लगता है नहीं यार मुझे उस पे ज़्यादा लग रहा था, भरोसा उस पे ज़्यादा था कि वो वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। मुझे लगा था, मुझे इंस्टिंक्ट आ रहे थे अंदर से, लेकिन तो आपके बिलीफ ऐसे चेंज हो जाते हैं। तो लेकिन जब आप उस चीज़ को मेंशन कर देते हो ना लाइक मैथमेटिकली नोट डाउन करके कि ये नहीं यार मुझे 70% इस पे लग रहा था और वो गलत निकल जाता है। तो फिर आपको रियलाइज़ेशन होता है, एक सबसे बेटर चीज़ होती है रियलाइज़ेशन होता है। वो रियलाइज़ेशन ये होता है कि आप गलत हो या आप गलत थे। तो फिर उससे आपका बिलीव बनता है कि नहीं यार मुझे मेहनत करने की ज़रूरत है, मेरा ये गलत हुआ था। आप ना सीखते हो चीज़ों को, ऐसे हवा में बातें नहीं चल रही होती हैं। लाइक अबव द हेड नहीं चल रही होती है कि हाँ, ये मैंने मान लिया, ये ऐसे करके हो गया था, ये ऐसे-ऐसे हो जाता है। फैक्ट मतलब आप खुद को भी ना काउंटर क्वेश्चन्स करते हो, काउंटरिंग करते हो जिससे आप ना इम्प्रूव कर रहे होते हो। और अगर आप ऐसे कहते हो नहीं मैंने ये सोचा था ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा, तो फिर आप हो सकता है मेहनत बहुत कर रहे हो लेकिन उसके रिज़ल्ट नहीं आएँगे, दैट इज़ फॉर श्योर। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, ये चीज़ मैंने रियलाइज़ करी और ये मैंने अप्लाई भी किया था अपने जेईई के प्रिपरेशन के दौरान। मेरे साथ ये होता था। मैं खुद को ही मतलब अगर मेरा क्वेश्चन सही भी हुआ है ना, तो मैं खुद को ही लाइक काउंटर कर देता था कि नहीं यार, नहीं हो सकता था। ऐसे थोड़ी ना अंदाज़े से कुछ चीज़ हो जाए और अंदाज़ा है तो अंदाज़े की तो बात ही हट जाती है। अब अंदाज़ा हो सकता है सही है आज, कल गलत हो जाए। लेकिन जब आप लिख देते हो कि हाँ, मुझे इतना प्रतिशत लगता है, तो कोई फैक्ट मतलब कुछ रीज़न के बेसिस पे लिखते हो कि इतना परसेंट मुझे इसलिए लग रहा है। ये फैक्टर्स हैं, या मैंने कहीं पढ़ा है। तब आप इम्प्रूव करते हो, तब आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है। ऐसे तो आप लिख नहीं सकते 70% अगर लिखोगे तो उसके पीछे कुछ रीज़न रखोगे अपने दिमाग में, वो चीज़ें आएँगी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैथमेटिक्स इज़ नेसेसरी। जो लोग मैथमेटिक्स से हेट करते हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि हेट मत करो लाइक थोड़ा-सा ये कर सकते हो कि हाँ, आगे जाके फ़ायदेमंद है। जैसे आप कहते हैं ना दवाइयाँ हमारे लिए मतलब दवाइयाँ से फालतू का रीज़न दिया है। लेकिन एक बताना चाहता हूँ, किसी भी चीज़ से इतना हेट नहीं करना चाहिए।
कहते हैं ना नेवर से एवर, हो सकता है कि चीज़ें ज़रूर याद आएँ। मुझे पहले लगता था कि हाँ, कुछ चीज़ों से मैं इन द 10th क्लास मैं सोचता था कि मैं नहीं यार मैं बायोलॉजी नहीं ले सकता, मतलब मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती। लेकिन सच बताऊँ, जब मैं अपने हेल्थ को लेके इतना ज़्यादा कॉन्शियस हुआ और सोचा मैंने कि यार मुझे ये सब बीमारी क्यों हुई है, तब मुझे बायोलॉजी का जो एसेंस है, वो फ़ील हुआ यार कि कहाँ-कहाँ से चीज़ें कहाँ-कहाँ जुड़ी हैं। मैंने स्पाइन कॉर्ड में मेरी दिक्कत हो गई थी, तो स्पाइनल के बारे में मैंने बहुत सारी रिसर्च करी, फूड पे रिसर्च करी, क्या खाना चाहिए, क्या खाने से क्या होता है, टेक्निकल गया उन चीज़ों में। तब लगा यार मैं तो इन चीज़ों में बहुत अच्छा हूँ। पहले मुझे ब्लड से बहुत ज़्यादा डर लगता था, फिर बाद में जब मुझे रियलाइज़ हुआ ठीक है यार, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ़ कि मतलब सोचना चाहिए कि कभी ब्लड ऐसे हो रहा है, इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। पहले बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हो अवेयर नहीं रहता था चीज़ों को लेके। मैंने जब मेरे उधर पैर में जब मेरे ब्लॉकेज हो गया था फुल, तब मुझे तभी सोचना चाहिए था कि क्यों हो रहा है, बहुत ऐसा है कोई भी चीज़ की शुरुआत हो तो एकदम तो होती नहीं है। जब आप अवेयर होते हो तो आप पहले से ही नोटिस कर लेते, मैंने किया ही नहीं, जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई तब जाके मैंने देखा। तो पहले से अवेयरनेस होनी चाहिए चीज़ों को लेके एंड यही आपको जो लाइफ़ में होती है वो आगे जाके हेल्प करती है। एग्ज़ाम इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ़, लाइफ़ इज़ नॉट द पार्ट ऑफ एग्ज़ाम। ठीक है? तो आज की बात बस इतनी ही रखते हैं और अभी दोबारा से डेली की रील अपडेट की जाएगी फॉर श्योर एंड ऑब्वियसली 70 हार्ड की एंड सोचता हूँ कि डेली एक ब्लॉग लेके आऊँ। पॉसिबल हुआ ठीक है, वरना हफ्ते में 1-2 ब्लॉग तो आएँगे ही आएँगे, फुल लेंथ वाले। शॉर्ट्स मैं डेली अपडेट करूँगा और मेरे पास 3-4 दिन के इकट्ठे हो गए हैं, वो मैं एक ही दिन में डालूँगा जो कि कल है, क्योंकि मेरे 15 डेज़ हो चुके हैं लाइक टुडे इज़ गोना माय 19th डे जो मैं सुबह जाऊँगा वर्कआउट पे। राइट नाउ द टाइम इज़ 12:51 ऑफ मिडनाइट। तो फिर ये सब चीज़ें हैं एंड या वन मोर थिंग एक्चुअली इस एग्ज़ाम में जो कि मैंने नहीं कर पाई थी, तब लिख नहीं पाई थी, इंग्लिश। कमांड ओवर इंग्लिश इज़ सो नेसेसरी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो डे आफ्टर परसों। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंग्लिश। आपको एट लीस्ट 6 टू 60 टू 70% कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देन दैट यू कैन स्पीक वेल, यू कैन स्पीक करेक्ट, यू कैन राइट इट करेक्ट, इतना होना ही चाहिए आपको बिलीव। दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर एक्चुअली, क्योंकि अगर ये बिलीफ आपको नहीं है, तो चीज़ें थोड़ी हार्ड हो जाएगी और मैं कहूँगा प्रिपरेशन आपकी लेंथी हो जाएगी थोड़ी-सी। मोस्टली चीज़ें इंग्लिश में होती हैं, मेमोराइज़ आपको इंग्लिश में करनी है। आगे जाके भी फ्यूचर में सीखनी ही सीखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है नहीं सीखनी पड़ेगी। अब वो आप कैसे भी सीखो, साम-दाम, दंड-भेद इस सब्जेक्ट के लिए लगा दो, जैसे भी लगा सकते हो। हो सकता है आपको थोड़ा-सा प्रैक्टिस इसके लिए 1 घंटा देना पड़े, ग्रामेटिकली आपको थोड़ा सीखना पड़े, बहुत सारी चीज़ें स्पीकिंग चालू करना पड़े। आप कन्वर्ज़न चालू करो टेंसेस को लेके, जैसे कुछ हिंदी में लिखा है उसको कन्वर्ट करो एट द सेम टाइम इंग्लिश में अपने जल्दी-जल्दी। इंग्लिश में है तो उसको हिंदी में कन्वर्ट आपको आता ही है। मोस्टली लोगों को ज़्यादातर दिक्कत जो होती है ना हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ज़न में दिक्कत होती है एंड दे कैन राइट फिर भी दे कैन राइट इट गुड इन अ गुड मैनर बट दे कांट स्पीक वेल बिकॉज़ ऑफ सम फैक्टर और मतलब लाइक द एनवायरनमेंट फैक्टर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर कि उनको एनवायरनमेंट ऐसा नहीं मिला होता है और कुछ लोग होते हैं उनका बैकग्राउंड ऐसा नहीं रहा है, तो फिर इस वज़ह से इंग्लिश इज़ आल्सो द वन ऑफ द मेजर फैक्टर फॉर द यूपीएससी प्रिपरेशन। आई जेन्युइनली फील दैट बिकॉज़ लोग कहते नहीं इतना हाइलाइट नहीं करते, कोचिंग लोग तो माफ़िया हैं भाई। उनको तो भैया चाहिए कि कैसे भी करके हम बच्चों को इन्फ्लुएंस करें क्योंकि उनका घर उसी से चल रहा है। चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी टीचर हो, चाहे कोई कितना भी अच्छा हो, आपके सामने कोई कितना भी अच्छा बन रहा हो, अगर आज मुझे आपसे कुछ फ़ायदा हो रहा है, मैं ब आपके लिए अच्छा बनूँगा ही बनूँगा। ऑब्वियस सी बात है। मतलब कहते नहीं है कि पहले अपने बारे में सोचो, फिर समाज के बारे में सोचो। एक सोशल अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ोगे ना तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर होती चली जाएँगी बहुत अच्छे से। कि लोग ना पहले आपका खुद का ज़ोन होता है ना, आप एकदम से देश के बारे में अच्छा नहीं सोचते हो, ऑब्वियस सी बात है। अभी मैं कोई फ़ौजी वैसे मैं ये एग्ज़ाम्पल सच में नहीं लेना चाहता हूँ और शायद ना ही लूँ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। लेकिन कोई भी इंसान है
अगर आपको वो कहो कि बात ही कर लेता हूँ, सिविल सर्वेंट को लेके कर लेता हूँ क्योंकि मैं भी उसी तैयारी में हूँ, उनको लेके कर लेता हूँ, आर्मी को छोड़ते हैं। तो अगर मुझे पता चले इसमें कोई भी पैसा नहीं है, केवल देशभक्ति है, तो एनजीओ भी कर सकते हो आप जॉइन, दैट इज़ फॉर श्योर। पैसा तो फाइनेंशियल चाहिए, ज़रूरी है, चाहिए और इतना चाहिए कि हाँ, आप अपने आप को मेंटेन कर पाओ, अपनी फैमिली को मेंटेन कर पाओ, आपके जब कभी इमरजेंसी फंड्स आए, फ्रेंड्स होने चाहिए, ज़रूरत पड़े, इन सब चीज़ों में। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर ये कंप्लीट हो जाती हैं, उसके बाद आप अदर चीज़ें सोचते हो तो अपना खुद का सोशल मतलब आपका खुद ना बैकग्राउंड सॉरी माय बैड। पहले अपने खुद के बारे में, फिर अपनी सोसाइटी के आस-पास के बारे में, फैमिली के बारे में, फिर अपने सोशल फैक्टर के बारे में जैसे अपने दोस्त वगैरह हो गए, फिर उससे बढ़िया आप सोचते हो। अगर आप ऐसे करके चलते हो ना तो आप सबको इकट्ठा साथ में लेके चलते हो। आपको ना पावर आ जाती है कमांड करने की कि कैसे आप इनको लेके चल सकते हो। अगर आप अपनी फैमिली में लेके नहीं चल पा रहे हो चीज़ों को या उनसे निजात नहीं पा रहे हो तो आप दूसरों के लिए क्या भला करो? वो आपके दिमाग में फैक्टर नहीं बनेगा। वो थिंकिंग ही डेवलप नहीं होगी धीमे-धीमे। तभी होती है थिंकिंग डेवलप। छोटे से स्टार्टिंग होती है। बूँद-बूँद से धीमे-धीमे करके तो समुद्र बन जाता है। तो धीमे-धीमे बढ़ाओ। इन सब चीज़ों को सोचो। पहले अपने भले के बारे में सोचो। रियल बात है। अगर आप पहले अपने भले के बारे में सोच रहे हो, अगर आपको विन-विन सिचुएशन हमेशा खेलो कि आपका भी कुछ बुरा नहीं हो रहा है और सामने वाले का भी कुछ भला हो रहा है, तो फिर आप सामने वाले का भी भला करो। लेकिन आपका ही घाटा हो रहा है और वो इतना बड़ा मेजर घाटा है, जिससे सामने वाले का फ़ायदा तो उतना ज़्यादा नहीं हो रहा। ये भी मतलब इसमें भी डिलेमा है, जो हम एथिक्स में पढ़ते भी हैं। तो वो कभी-कभार हमें जज करना पड़ता है कि क्या चीज़ ज़रूरी है। लेकिन जनरली एक आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ जनरल एस्पेक्ट्स कि पहले अपने बारे में, फिर थोड़े आस-पास के लोगों के, फैमिली के बारे में, फिर आस-पास के समाज के बारे में, फिर नेशन के बारे में, फिर कंट्री के बारे में, मतलब कंट्री, नेशन हो व्हाटएवर, स्टेट के बारे में, फिर कंट्री के बारे में, फिर हो सकता है वर्ल्ड के बारे में, मतलब जो आप एक होता नहीं है कि आने वाली एरा के लिए क्या सोच पा रहे हो ऐसा, नए लोगों के लिए क्या चीज़ें डेवलप कर पा रहे हो। ऐसे करके हमें अपनी थिंकिंग बढ़ानी चाहिए। तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं वाई यूपीएससी का। ऐसे ही जनरली मिल-मिल के बातें करेंगे एंड जो भी बात थी, अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़, प्लीज़ शेयर इट क्योंकि अभी मेरे फॉलोअर्स या फिर कह सकते हैं सब्सक्राइबर्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, उन तक ये बातें पहुँचनी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है और जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, उन तक भी ये बातें पहुँचनी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ़ में, इस एग्ज़ाम के लिए। लाइफ़ में भी है, अगर थोड़ा इसमें से थोड़े से फैक्टर्स निकाल लिए जाएँ, तो लाइफ़ में भी ये सब चीज़ें ज़रूरी है। दैट इज़ फॉर द टुडे एंड अभी स्टार्ट करते हैं और जैसा कि मैंने बीच में अपडेट कर दिया था, डेली व्लॉग आएँगे। डेली व्लॉग नहीं, डेली व्लॉग कोशिश करता हूँ, हफ़्ते में 2-3 व्लॉग आ जाएँगे एंड थॉट्स के ऊपर ही होंगे ज़्यादातर व्लॉग्स एंड एक सीरीज़ मैं अपनी बनाऊँगा साइकोलॉजिकल, जिसमें मैं अपने साइकोलॉजिकल थॉट्स शेयर करूँगा। रील्स इज़ ऑल रील्स होंगी जो ज़्यादातर वो इन्हीं क्लिप्स में से थोड़े होके डलेंगी, वरना अभी तो मैंने 75 हार्ड का चैलेंज लिया, तो 4 दिन की जो बाकी हैं, वो रील डलने वाली है और लाइव सेशन स्टडी का जो भी होगा, वो मैं डाल सो दैट इज़ फॉर टुडे 40-50 मिनट मैंने बात कर ली है। प्लीज़ शेयर इट जो भी सब्सक्राइबर्स हैं और प्लीज़ सपोर्ट मी एंड टू ग्रो दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, प्लीज़ डू इट एंड दैट इज़ फॉर टुडे। अभी 5-10 मिनट का ब्रेक लेके 5 मिनट का मे बी